फिल्म की शुरुआत भविष्य में मानवता का हाल बुरा हो जाता है क्योंकि पिछले 18 सालों से कोई नए बच्चे नहीं हुए हैं। एक वैश्विक बांझपन संकट ने सभी महिलाओं को प्रभावित किया है, जिससे ये मानवता की आखिरी पीढ़ी बन गई है। इससे दुनिया भर में अराजकता और सरकारों का पतन शुरू हो गया है। सिर्फ ब्रिटेन ही एक ऐसा देश है जो अकेला बचा हुआ है और सैन्य नियंत्रण के तहत व्यवस्था बनाए रखे हुए है। इस वजह से बहुत सारे अवैध प्रवासी ब्रिटेन में शरण लेने के लिए आ रहे हैं। लेकिन दुख की बात है कि इन प्रवासियों को अमानवीय सलूक का सामना करना पड़ता है और उन्हें क्रूरता सहनी पड़ती है। इस उथल पुथल के बीच एक ब्रिटिश आदमी थियो एक कॉफी शॉप में जाता है, जहां ग्राहक डिएगो रिकार्डो के बारे में समाचार देख रहे हैं, जो 18 साल की उम्र में दुनिया का सबसे युवा इंसान था और अर्जेंटीना में एक बार के बाहर बेमी से चाकू से मारा गया। थियो अपनी कॉफी लेकर शॉप से बाहर निकलता है। तभी अचानक एक तेज धमाका उसके पीछे होता है। कॉफी शॉप में मौजूद सभी लोगों की जान ले लेता है और कुछ राहगीरों को घायल कर देता है। इसके बाद थियो अपने काम पर जाता है, जहां सभी लोग इस खबर को लेकर उदास हैं। डिएगो रिकार्डो की मौत के बाद थियो अपने बॉस के पास जाकर झूठ बोलता है कि डिएगो की मौत ने उसे उम्मीद से ज्यादा प्रभावित किया है और वो एक दिन घर से काम करने की अनुमति मांगता है। उसका बॉस उसे अनुमति दे देता है, तो थियो ट्रेन पकड़कर घर जाने निकल पड़ता है। रास्ते में कई अवैध प्रवासी ट्रेन पर पत्थर फेंकते हैं, लेकिन भाग्य से ट्रेन की खिड़कियों पर लोहे की ग्रिल लगी होती है, जो यात्रियों को नुकसान से बचाती है। ट्रेन से उतरने के बाद थियो अपने दोस्त जैस्पर से मिलता है, जो उसे जंगल में छुपे अपने घर ले जाता है। जैस्पर एक पूर्व राजनीतिक कार्टूनिस्ट, जो अपनी लकवे से पीड़ित पत्नी थियो के साथ वहां रहता है। जैस्पर के घर पर आराम कर रहा है और एक परियोजना के बारे में अनौपचारिक चर्चा कर रहा है, जो एक साजिश संगठन है जो मानवता की बांझपन संकट का समाधान निकालने पर काम कर रहा है। थियो अपनी राय व्यक्त करता है कि अगर मानव परियोजना सच भी है, तो भी अब कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि दुनिया में अब वापस नहीं लौटने योग्य नुकसान हो चुका है और मानवता का विलुप्त होना लगभग तय लगता है। अगले सुबह जब थियो अपने ऑफिस के लिए निकलता है, तो फिशीज ग्रुप के सदस्य उसे एक कार में अगवा कर लेते हैं। फिशीज एक सशस्त्र समूह है, एक ग्रुप है जो प्रवासियों के अधिकारों के लिए काम कर रहा है। वो थियो को उसकी एक्स वाइफ जूलियन के पास ले जाते हैं, जो मछलियों की लीडर है और जिसे थियो ने 20 साल से नहीं देखा। ये सब उनके बेटे डायलन की दुखद मौत के कारण हुआ था, जो 20 साल पहले हुई थी, जिसने उनकी रिलेशनशिप को खराब कर दिया और आखिरकार उनका अलगाव हो गया। जूलियन करती है कि थियो अपनी सरकारी संपर्कों का इस्तेमाल करके एक शरणार्थी महिला की, जिसका नाम की है, ट्रांजिट पेपर्स हासिल करे, जिसे समुद्र तट पर सुरक्षा चेकपॉइंट से गुजरते हुए ले जाना है। वो इस काम के लिए थियो को 5,000 रुपए भी ऑफर करती है, लेकिन शुरुआत में थियो मना कर देता है। यहाँ एक ऑफर है जिसमें कहा गया है कि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन थोड़ी धमकी देने के बाद वो मदद करने के लिए रिलक्टेंटली सहमत हो जाता है। बाद में थियो अपने पुराने दोस्त नाइजल से संपर्क करता है, जो कला मंत्रालय में काम करता है और एक महिला के लिए ट्रांजिट पेपर पाने में मदद मांगता है। नाइजल मदद करने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन वो केवल जॉइंट ट्रांजिट पेपर ही दे सकता है, जिसमें चेकपॉइंट क्रॉसिंग के दौरान किसी और की मौजूदगी जरूरी होती है। इसके बाद थियो जूलियन से मिलता है, उसके साथी ल्यूक, मिडवाइफ मीरियम और की के साथ। पूरा ग्रुप थियो और की के साथ चेकपॉइंट तक जाएगा। उसके बाद थियो और की अकेले कार ड्राइव करेंगे। थियो और जूलियन पुरानी यादों को साझा करते हुए एक अजीब खेल खेलते हैं, जिसमें एक गोल्फ बॉल शामिल है। अचानक कहीं से एक बड़ी संख्या में अवैध आप्रवासी कार पर हमला कर देते हैं और जूलियन की गर्दन में गोली लग जाती है। ग्रुप किसी तरह उस जगह से बच निकलता है, लेकिन रास्ते में पुलिस उन्हें रोक लेती है। कोई और विकल्प न होने पर ल्यूक पुलिस वालों पर गोली चला देता है और जंगल में भाग जाता है, जहां जूलियन अपनी चोटों के चलते मर जाती है। वो सीन से हट जाता है और अपने पूर्व पत्नी की मौत पर रोने लगता है। इसके बाद ल्यूक ग्रुप को फिशीज के सुरक्षित फार्म पर ले जाता है, जहां की देखभाल मिलिटेंट ग्रुप के सदस्य करेंगे। थियो की भूमिका अब खत्म हो गई है और उसे अगले दिन लंदन भेज दिया जाएगा। थोड़ी देर बाद जब थियो फिश के एक सदस्य से आराम से बात कर रहा होता है कि उसे एक गोदाम में निजी चर्चा के लिए बुलाती है। वहां वो बताती है कि जूलियन ने उसे बताया था कि वो थियो पर भरोसा कर सकती है और वो उसकी मदद करेगा। एक जहाज पर पहुंचे कल, जहां मानव परियोजना रिसर्च चल रही है।
थियो कंफ्यूज है और इस सबसे दूर रहना चाहता है, इसलिए उसे मनाने के लिए वो अपनी ड्रेस उतार देती है, जिससे उसकी प्रेगनेंसी का पता चलता है। ये देखकर थियो हैरान रह जाता है और बोलने के लिए भी उसके पास शब्द नहीं होते। फिर मछलियां दौड़कर फार्म हाउस जाती है और उन्हें वापस घर ले आती है। न्यूज चैनलों पर ल्यूक और कार में मौजूद दूसरों को 2 पुलिस अधिकारियों को मारने के लिए आतंकवादी बताया जाता है और हर चेक पॉइंट पर एक मैनहंट शुरू किया जाता है। मछलियों के बीच गर्मागर्म बहस छिड़ जाती है कि कैसे आगे बढ़ना है। सुरक्षा चुनौतियों से निपटने और जहाज तक पहुंचने के लिए ल्यूक का सुझाव है कि उन्हें की डिलीवरी यही करनी चाहिए और फिर मामला सुलझने पर उसे जहाज पर ले जाना चाहिए। हालांकि थियो इसके विपरीत सुझाव देता है कि उन्हें की प्रेगनेंसी को सार्वजनिक करना चाहिए। एक और फिशीज सदस्य का कहना है कि अगर वे ऐसा करते हैं तो सरकार उसके बच्चे को ले लेगी और की के साथ किसी अन्य अवैध प्रवासी की तरह ही व्यवहार करेगी। सीमित विकल्पों के चलते वे सभी इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि की डिलीवरी वर्तमान स्थान पर ही की जाए। मध्य रात्रि को थियो नीचे बाइक की आवाज सुनता है। वो नीचे जाता है और देखता है कि ल्यूक कुछ लोगों से बात कर रहा है। थियो उनकी बातचीत सुनता है और पता चलता है कि ल्यूक ने पिछले सुबह जूलियन की हत्या की थी ताकि वो मछलियों का नया नेता बन सके। इसके अलावा वो अगले सुबह थियो को लंदन छोड़ने के बहाने मारने की योजना बना रहा है ताकि वो की के बच्चे का राजनीतिक लाभ उठा सके। इस खुलासे से स्तब्ध थियो तुरंत की और दाई को खतरे के बारे में बताता है। तुरंत निकलने की जरूरत पर जोर देते हुए वो चुपचाप सभी कारों की चाबी निकालता है ताकि ल्यूक और उसके साथी उनका पीछा न कर सके। तीनों जल्दी से एक कार में बैठ जाते हैं और ल्यूक के आदमी उनके पीछे दौड़ते हैं। अफसोस की बात है कि थोड़ी दूर चलने के बाद कार खराब हो जाती है और मछलियां करीब आ रही है। किस्मत से थियो समय पर कार को स्टार्ट कर देता है, इससे पहले कि मछलियां उन्हें पकड़ लें। वो सीधे अपने दोस्त जैस्पर के घर की ओर बढ़ता है और उसे पूरी कहानी बताता है। जैस्पर हैरान रह जाता है कि प्रेगनेंसी के बारे में जानो, क्योंकि 18 साल हो गए हैं जब से किसी ने प्रेग्नेंट होने का अनुभव किया है। फिर वो सबके लिए खाना बनाता है और खाने के बाद घर छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद थियो कैजुअली की से उसके बेबी के पिता के बारे में पूछता है कि बताती है कि उसे उस आदमी का नाम नहीं पता और उसे अपनी प्रेगनेंसी का पता तब चला जब उसे उल्टी और पेट बड़ा होने जैसे लक्षण महसूस हुए। बाद में जैस्पर घर लौटता है और बताता है कि उसने की को जहाज तक पहुंचाने का एक तरीका ढूंढ लिया है। वो खुलासा करता है कि उसने एक को रिश्वत दी है। सीमा सुरक्षा गार्ड के साथ भांग है ताकि थियो और के को बीक्स हिल में सुरक्षित रास्ता मिल सके। बीक्स हिल एक शरणार्थी शिविर है जहां मानव परियोजना का जहाज अगले सुबह तट पर पहुंचने वाला है। अचानक घर का अलार्म बज उठता है क्योंकि मछली जैस्पर के घर की तरफ आ रही है, जैसा कि मोशन सेंसर कैमरा ने डिटेक्ट किया है। तिकड़ी जल्दी से कार में कूद जाती है ताकि भाग सके, लेकिन जैस्पर उनके साथ नहीं जाता। वो थियो को भरोसा दिलाता है कि वो ल्यूक और उसके लोगों को गलत दिशा में मोड़ देगा, जिससे उन्हें दूर भागने का पर्याप्त समय मिल सके। थियो गाड़ी चलाता है। गाड़ी ने थोड़ी दूर पहाड़ी चढ़ी और हालात पर नजर रखी। ल्यूक और उसके साथी जैस्पर के घर पहुंचे, थियो और चाबी की तलाश में, लेकिन उन्हें नहीं मिले। ल्यूक ने जैस्पर से उनके बारे में पूछताछ की, लेकिन जैस्पर उसे बार बार परेशान करता रहा, एक उंगली चुनने के लिए कहकर। परेशान होकर ल्यूक ने जैस्पर को कई बार गोली मार दी, जिससे वो मर गया। अपने दोस्त की दुखद किस्मत देखकर थियो का दिल टूट गया। फिर भी वो चाबी और गाड़ी के साथ अपनी यात्रा जारी रखता है। पूरे सफर में थियो ने एक शब्द भी नहीं बोला, गहरे दुख से प्रभावित होकर। अपने दोस्त के साथ वो एक पुराने स्कूल की बिल्डिंग के पास रात बिताते हैं और सुबह जैस्पर का दोस्त सिड आता है, जो उनकी मदद करने वाला था कि कैसे बेक्स हिल पहुंचना है। सिड गाड़ी चलाता है और उन्हें अपनी कार में ले जाकर बताता है कि आमतौर पर लोग बेक्स हिल से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे अपना गंजा चाहिए। सिड बेक्स हिल के गेट के पास गाड़ी रोकता है, जहां से एक बस उन्हें आगे ले जाएगी। वो थियो को बताता है कि जब वे बस से उतरेंगे तो वे एक औरत है जिसका नाम अमीका है, जो हमेशा अपने साथ एक बकवास कुत्ता लेकर चलती है। वो लोगों के लिए रात के रहने का इंतजाम कर देगी। अफसोस, जब वो बस में सफर कर रही होती है तो की को तेज दर्द होता है और उसका पानी टूट जाता है। बस अचानक चेक पॉइंट पर रुक जाती है
और एक गार्ड अंदर आता है जो यादृच्छिक रूप से यात्रियों को उतारने के लिए चुनता है और उन्हें वहीं पर गोली मार देता है। दाई, जो बहुत जल्दी में है, जोर से यीशु का नाम लेने लगती है, जैसे पागल, ताकि गार्ड का ध्यान की तरफ से हटा सके, जो उसकी हरकत से परेशान हो जाता है। गार्ड का व्यवहार उन्हें बस से उतार देता है ताकि बस अपनी यात्रा जारी रख सके। जब वो अपने मंजिल पर पहुंचते हैं तो थियो और की बस से उतरते हैं, लेकिन बाहर का माहौल बहुत उदास है। लोग अपने परिवारों को ढूंढने के लिए बेताब हैं जो बस से उतर रहे हैं। कुछ लोग अपने प्रियजनों से मिल जाते हैं, जबकि अन्य सिर्फ उनके शव ही पाते हैं। आगे बढ़ते हुए थियो मारिचका को ढूंढ लेता है, जो उन्हें उनके कमरे तक ले जाती है। कि गंभीर प्रसव पीड़ा झेलते हुए भी वो थियो के साथ सीढ़ियां चढ़ने में सफल होती है। सपोर्ट करके थियो कमरे में पहुंचते हैं। अंदर जाकर थियो उसे प्रोत्साहित करते हैं कि वो कोशिश करे और मेहनत करके कि ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया, लेकिन उसका नाम अभी तक तय नहीं किया है। अगले सुबह सिड और मारिचका उनके कमरे में आते हैं और सिड बताता है कि फिशियो और ब्रिटिश सेना के बीच झड़पें हो गई हैं, जिससे इलाका असुरक्षित हो गया है। सेना जल्द ही इलाके को उड़ाने की योजना बना रही है, इसलिए उन्हें तुरंत इवैक्यूएट करना होगा। लेकिन सिड को शक होता है जब वो देखता है कि मारिचका का कुत्ता लगातार की पर भौंक रहा है। जांच के दौरान उसे ये देखकर चौंक लगता है कि एक नवजात बच्चे को अपने पास रखे हुए है। सिड की मंशा अचानक खराब हो जाती है और वो बंदूक की नोक पर बच्चे को की से फोर्सिबली छीनने की कोशिश करता है। मरीचिका बीच में आती है और सिड पर हमले की शुरुआत करती है, जिससे वे खतरनाक स्थिति से भाग निकलते हैं। अव्यवस्था में नेविगेट करते हुए मरीचिका थियो और की को अपने परिवार के घर ले जाती है, जहां उनका स्वागत किया जाता है और अच्छे से ख्याल रखा जाता है। मरीचिका के परिवार के एक सदस्य फिर थियो और की को एक नाव की ओर ले जाते हैं, जो उन्हें रोंडेवू पॉइंट तक पहुंचाएगी। दुर्भाग्य से रास्ते में उन्हें मछलियों ने घेर लिया और की और बेबी को पकड़ लिया गया। लुक अपने गुर्गों को थियो और उसके साथियों को खत्म करने का आदेश देता है, लेकिन हालात अचानक बदल जाते हैं जब ब्रिटिश सेना फायरिंग शुरू कर देती है, जिससे एक डाइवर्सन पैदा होता है और थियो और मारिचका को भागने का मौका मिल जाता है। क्रॉसफायर के बीच थियो लुक को देखता है, जो की को एक बिल्डिंग में ले जा रहा है। थियो फायरिंग से बचने के लिए बिल्डिंग के बाहर छिपता है, फिर अंदर जाता है। अंदर का नजारा भयानक है। वहां सैकड़ों लाशें पड़ी हैं और लोग हैं जो टैंक के हमलों की वजह से उसके अंग कट गए। गोलीबारी के बीच से रास्ता बनाते हुए थियो आखिरकार एक चाबी खोज लेता है, जिसमें वह अपने बच्चे को एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिपाकर रखता है। जब थियो चाबी को सुरक्षित जगह ले जाने लगता है तो एक घायल ल्यूक उसे रोकने की कोशिश करता है, यह कहकर कि बच्चा उनकी आखिरी उम्मीद है। लेकिन जब थियो बताता है कि ये एक लड़की है तो ल्यूक की उम्मीद टूट जाती है। जैसे ही थियो कमरे से बाहर निकलता है, वो एक विस्फोट का शिकार हो जाता है, जिससे ल्यूक की मौत हो जाती है। जोरदार धमाके से बच्चा जोर से रोने लगता है, जिससे सभी का ध्यान उसकी ओर खींच जाता है। दोनों मछलियां और सेना गोलीबारी अचानक रुक जाती है, क्योंकि दोनों पक्ष हैरान रह जाते हैं। वे तीनों को गुजरने देते हैं, फिर से लड़ाई शुरू कर देते हैं। जब वे एक सुरक्षित दूरी पर पहुंचते हैं तो वे मारिचका से मिलते हैं, जो उन्हें एक सुरंग में ले जाती है जो महासागर से जुड़ती है। महासागर पहुंचने पर वे ब्रिटिश फाइटर जेट्स को बीक्स हिल पर हवाई हमले करते हुए देखते हैं, जो उसे राख में बदल रहा है। थियो नाव को भारी कोहरे में रेंडेवू पॉइंट की ओर खेता है। तभी अचानक केई को नाव पर खून दिखाई देता है और साफ हो जाता है कि थियो को गोली लगी है। धीरे धीरे अपनी चोटों से हार मानते हुए थियो की ये बात सुनकर कि वो ठीक है, कि उसे ये सिखाता है कि रोते हुए बच्चे को कैसे शांत करना है, बस उसकी पीठ पर धीरे से थपथपाते हुए। बच्चा धीरे धीरे चुप हो जाता है और कि तय करती है कि वो उसका नाम डायलन रखेगी, थियो और जूलियन के खोए हुए बेटे के सम्मान में। जैसे ही कल का जहाज धुंध में आता है, थियो कमजोर मुस्कुराते हुए शांति से इस दुनिया को छोड़ देता है। फिर दृश्य काले में कट जाता है और बच्चों की हंसी सुनाई देती है, जो ये दर्शाता है कि मानवता फिर से फल फूल रही है, क्योंकि बांझपन का संकट हल हो गया है। यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मूवी मसाला स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली रोमांचक कहानी में फिर से मुलाकात होगी।